नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम NCERT 7th क्लास इतिहास जो पहला अध्याय है हमारा वो हम अध्ययन कर रहे हैं। इसका पार्ट नंबर 3 है हमारा क्षेत्र और साम्राज्य। इससे पहले हम 2 पार्ट हम कर चुके हैं। जिस भी साथी ने अगर वो क्लासें नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखें। तो आज इस क्लास को हम शुरू करते हैं क्षेत्र और साम्राज्य। चोल अध्याय नंबर 2 में हम अध्ययन करेंगे। तुगलक वंश है वो अध्याय नंबर 3 में, मुगल वंश है वो अध्याय नंबर 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। जो चोल के बारे में हम अध्ययन करेंगे वो किस अध्याय में करेंगे? 2 में। जो तुगलक वंश है हम अध्याय नंबर 3 में करेंगे। मुगल वंश है इसके बारे में, मुगलों के बारे में हम अध्याय नंबर 4 में अध्ययन करेंगे कि बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत जो परिस्थिति है के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए। उसमें एक विशाल साम्राज्य के शासक बताया गया है कि विशाल साम्राज्य का शासक है किससे बताया गया है? वो है दिल्ली का सुल्तान। दिल्ली का सुल्तान कौन? गयासुद्दीन बलबन। कब से कब रहे थे? 1266 से 1287। उनकी एक प्रशंसा की गई है, एक संस्कृत है। उसमें कौन सी संस्कृत परिस्थिति में के उदाहरण के लिए अध्याय नंबर 2 देखिए। उसमें एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल गोड से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी या गजन तक फैला हुआ था। कि उनका जो एक विशाल साम्राज्य था गयासुद्दीन बलबन का, वो किस क्षेत्र से फैला हुआ था? पूर्व में बंगाल से और पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के सुल्तान कौन थे जो जिसका एक विशाल साम्राज्य फैला हुआ था? 1266 से 1287 गयासुद्दीन बलबन। इनका जो विशाल साम्राज्य था वो था पूर्व में बंगाल जो गोड है वहाँ से लेकर अफगानिस्तान के गजनी या गजन तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। कि जो है गयासुद्दीन बलबन का जो है क्षेत्र है वो कहाँ तक फैला हुआ था? विशाल साम्राज्य। तो हम कहेंगे जी पूर्व में बंगाल से लेकर अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, जिसमें पूरा संपूर्ण है दक्षिण भारत या द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे क्या हुए थे? सेना के आगे हैं पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे समझने की कोशिश में भी लगे हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख करते थे। हमें अध्ययन किया इस स्लाइड से हमारे क्या कौन से क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, वो हम डिस्कशन करते हैं। कि गयासुद्दीन तुगलक है, जो गयासुद्दीन तुगलक है इनका क्षेत्र कब से कब तक था? इनका साम्राज्य कब से कब तक रहे थे दिल्ली पर? ये रहे थे 1266 से 1287 के बीच में। और इनका जो क्षेत्र है कहाँ तक फैला हुआ? पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान गजनी तक फैला हुआ था। यहाँ से एक हमारा क्वेश्चन है क्या बन सकता है कि मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अब्सर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत थे, जो इस चित्र में दर्शाया गया है। कि मिस्र के कौन है? शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है? मसालिक अल अब्सर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत है। ये चित्र नंबर किस में दर्शाया जा रहा है? इस चित्र में दर्शाया जा रहा है जो इनके मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम है ये प्रांत आते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ से क्वेश्चन है जो बन सकते हैं कि सन 1318 में कवि
अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि 1318 में कौन से कवि है। अमीर खुसरो ने किस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। इस देश की कौन सी भाषा है? हर क्षेत्र की अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में और मंबारी तमिलनाडु में और गोंडी बंगाल में, अवधी पूरी उत्तर प्रदेश में, हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी थी, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो के द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए। एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से है उन्हें रेखांकित कीजिए, जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा दीजिए। सन 700 तक के कई क्षेत्र अपने अपने भौगोलिक आयाम तक हो चुके और उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपकी इनके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंश से भी जुड़े हुए थे। जो ये क्षेत्र है किनसे जुड़े हुए हैं? राजवंश से। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराट हैं और चलती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक वंश, मुगलक वंश, राजवंश इन क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका की एक तुलना कीजिए। खिलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले हैं? 18वीं सदी में मुगल वंश के पतन के ढलान पर था। 18वीं सदी में कौन सा वंश है पतन पे था? वो था मुगलक वंश। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे थे। जो क्षेत्रीय राज्य हैं वो क्या फिर से उभरने लगे? अध्याय 10 में लेकिन वर्षों से जो सौर क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था उस क्षेत्रों की प्रगति बदल दी। जो उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था, उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर पहले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हम उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंध, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच 1000 वर्ष में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। ये यहाँ से हमारे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि जो 700 से 1750 के बीच में 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर सामान्य की सौर क्षेत्रीय ताकतों को प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म। इतिहासकार के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्वों में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदाय का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे इनकी आस्था में परिवर्तन आता गया। आज हम जैसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से जो कुछ नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं के द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। संस्कृत ग्रंथों के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इन्हें संरक्षक थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षक को समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था।
इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना के ऐसे परमेल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई है जिस तक कि पुजारियों के विशुद्ध कर्मांड के बिना भक्ति स्वयं पहुँच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। क्या बताया जा रहा है कि इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था भक्ति की अवधारणा के रूप में। ईश्वर की जो कल्पना है ऐसे जो प्रेम इष्ट देवी देवता के रूप में की गई है जो पुजारियों को विशुद्ध कर्मकांड के बिना ही भक्ति स्वयं पहुँच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों की आगमन हुआ कि इस युग में उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में यूरोप जो व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा का संरक्षण देते हैं। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह की व्याख्या करते हैं। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहिब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुता को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत कहलाते थे। आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत भारत में अनफी और सफी ऐसे सिद्धांत है कि विभिन्न परंपराओं में कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांत और रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। समय और इतिहासकार कालखंडों पर विचार कीजिए। समय और इतिहासकार है कालखंडों पर विचार कीजिए। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक जो संगठन है में आने वाले परिवर्तन को झलकाता है। यह दिखाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन है। यदि अतीत को समान विशेषता रखवाने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों या युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा था। इम्पोर्टेंट यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन सकता है CAT एग्जाम के लिए कि भारत के इतिहास को कितने युगों में बांटा था, किसने 3 युगों में बांटा था। तो अंग्रेज इतिहासकारों ने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। भारतीय इतिहास को अंग्रेजों ने 3 युगों में बांटा है। इतिहासकारों ने हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति में और भी कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिकता, सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उस प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्य के उदय, कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म की विकास, यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार में जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों की साक्षी रहे हैं। आखिरकार 16वीं 18वीं शताब्दी
या 8वीं 11वीं शताब्दी के काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती थी। आधुनिकता के साथ साथ भौतिक उन्नति और भौतिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ था। इस यहाँ से ये निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी और इस दौरान कई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन हजारों वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाज में प्राय परिवर्तन आते रहते थे। कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप के व्यापारी और कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्ह और सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले। जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हो इसकी तुलना आप पिछली वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो ये देखें कि कहाँ बदलाव हुए और कहाँ नहीं। आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी देखेंगे तो क्या कुछ बदला या वैसा ही रहा है। तो आज जो हमारा पहला जो अध्याय था वो हम अध्ययन कर चुके हैं, हजारों वर्षों में हुए परिवर्तन। ये हमारा पहला जो अध्याय था हम इसको डिस्कशन कर चुके हैं। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा हमारा नए राज्य और उनके उद्देश्य, ये हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।